बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7 की हिंदी। क्लास 7 की हिंदी में आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं अपनी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर वीर कुंवर सिंह। देखिए, इससे पहले हमने अपने हिंदी व्याकरण का जो सेशन था उसमें हमने पत्र लेखन सीखा था और आप सभी ने पत्र लेखन सीख लिया है और आप उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर करें। आज फिर से हम चलते हैं अपनी वसंत पाठ्य पुस्तिका में अपने एक नए और चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो देखिए, ये जो चैप्टर है ये वीर कुंवर सिंह के बारे में है और आप पूरा आपको यहाँ पर चैप्टर का एक तरह से सार भी मैं आपको बताऊंगी और साथ ही हम एक पूरे चैप्टर को भी यहाँ पर पढ़ेंगे जो सीधे आपकी पाठ्य पुस्तिका से होगा, क्योंकि आपकी पाठ्य पुस्तिका में जो चैप्टर पूरा दिया गया है वो पूरे डिटेल में यहाँ पर दिया गया है। कौन है वीर कुंवर सिंह और किस तरह से उन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना जो है योगदान दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर वीर कुंवर सिंह के बारे में जान लेते हैं कि वीर कुंवर सिंह कौन है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर वीर कुंवर सिंह का जीवन परिचय हम पढ़ेंगे। तो वीर कुंवर सिंह का जन्म 13 नवंबर 1777 को बिहार के भोजपुर जिले में जगदीशपुर गांव के एक क्षत्रिय जमींदार परिवार में हुआ था। इनके पिता बाबू साहबजादा सिंह प्रसिद्ध परमार राजपूत शासक थे। तो देखिए, वीर कुंवर सिंह जो थे इनका जन्म 13 नवंबर 1777 में बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव के एक क्षत्रिय जमींदार परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम था बाबू साहबजादा सिंह, प्रसिद्ध परमार राजपूत शासक राजा भोज के वंशजों में से एक थे और उनकी माता का नाम पंचरत्न कुंवर था। तो देखिए, इनके जीवन के बारे में हमने बताया जो इनके जीवन से जुड़ी हुई जरूरी बातें हैं कि किस तरह क्या इनका नाम है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ, इनके पिता का नाम और इनकी माता का नाम। अब देखिए, हम यहाँ पर वीर कुंवर सिंह के बारे में जो आगे हम यहाँ पर जरूरी बातें पढ़ने वाले हैं वो बातें हैं कि किस तरह से उस समय पर हमारे देश में ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार जो है हमारे देश पर चल रहा था और एक तरह से ब्रिटिश हुकूमत किस तरह से हमारे देश पर अपना अधिकार कर रही थी, हमारे देश पर अपना अधिकार चला रही थी। तो देखिए, जब कुंवर सिंह ने जमींदारी संभाली तब ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम पर था और कुंवर सिंह ने संकल्प किया कि वे ब्रिटिश हुकूमत से बदला लेंगे। यानी कि जब उन्होंने जमींदारी स्टार्ट की तो उस समय पर ब्रिटिश हुकूमत की का जो अत्याचार था वो चरम पे था। यानी कि बिल्कुल ब्रिटिश सरकार ने हमारे देश पर उस समय पर पूरी तरह से आक्रमण करना शुरू कर दिया था। यानी कि पूरे देश में वो लगभग फैल चुके थे और वो अपनी मर्जी से अपने तरीके से हमारे देश को अधीन कर रहे थे। जहां पर लोग सीधे मान जाते थे वहां पर उस तरीके से, जहां पर सीधे नहीं मानते थे वहां पर वो अलग अलग तरह से उन पर अत्याचार करके, उन पर जुल्म करके उनको अपनी तरफ कर रहे थे। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पर कुंवर सिंह ने संकल्प किया कि वो ब्रिटिश शासकों से बदला लेंगे। तो क्या कुछ उन्होंने किया, देखिए हम अपने चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, अपने पाठ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने वीर कुंवर सिंह के बारे में आपने अपनी क्लास 6 की जो कविता है झांसी की रानी, इस कविता में आपने वीर कुंवर सिंह का नाम जरूर सुना होगा। जब आप क्लास 6 में थे तो हमने झांसी की रानी कविता पढ़ी थी और कविता की कुछ पंक्तियां पढ़ी थी। देखिए, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तातिया चतुर अजीमुल्लाह सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम।
भारत के इतिहास गगन पर अमर रहेंगे जिनके नाम। ये हमने पंक्ति पढ़ी थी क्लास 6 में अपनी कविता झांसी की रानी में। तो किस तरह से यहाँ पर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ अपना एक तरह से अपने देश के प्रति, अपने देश के लिए उन्होंने अपना सहयोग दिया, अपने प्राणों का बलिदान दिया, वो सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। और ये कब शुरू हुआ? जब कुंवर सिंह ने जमींदारी संभाली, क्योंकि उससे पहले ये सारी चीजें उन्हें नहीं इतनी ज्यादा समझ में आती थी या इतना ज्यादा उन्हें इफेक्ट नहीं कर रही थी। लेकिन उन्होंने जब वो जमींदारी संभाली तो उन्हें ये सारी चीजें समझ आने लगी कि क्या हो रहा है हमारे देश में, और इसके खिलाफ आवाज उठाने की उन्होंने ठान ली, अंग्रेज शासकों से बदला लेने की उन्होंने ठान ली। तो शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। पाठ को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, एक एक पंक्ति आपको बहुत कुछ सिखाती है, इसीलिए हम आपके चैप्टर को हमेशा आपकी पाठ्य पुस्तिका से पढ़ें, इतना हमारा प्रयास रहता है। क्योंकि देखिए, जब भी हम एक तरह से अलग से पढ़ते हैं तो उसमें केवल हम सार को पढ़ते हैं, जिसमें आपकी एक एक पंक्ति क्लियर नहीं हो पाती। लेकिन पाठ्य पुस्तिका से आप एक एक पंक्ति क्लियर कर सकते हैं। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी जो छठी कक्षा में पढ़ी होगी, इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको कविता की पंक्तियां याद आ रही होंगी, एक बार इन पंक्तियों को पढ़िए। तो हमने अभी ये पंक्तियां यहाँ पर पढ़ी, तो ये सब स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में यहाँ पर जानकारी दी है, जिन्होंने 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया था। ये कब की क्रांति थी? ये 1857 की क्रांति थी, जब रानी लक्ष्मीबाई भी उस समय पर लड़ रही थी अंग्रेजों के खिलाफ। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया था, ब्रिटिश शासन ने एक तरह से जिस तरह से दमन नीति को आरंभ किया था, विद्रोह, उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था। अब लोगों ने, आपने झांसी की रानी कविता जो है वो पढ़ी होगी, उसमें आपने देखा कि लोगों के अंदर कितना ज्यादा गुस्सा था, कितना ज्यादा विद्रोह था अंग्रेज शासकों के प्रति, किस तरह से पूरे देश के जितने भी राजा थे, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे नाम है, नाना दुंदु पंत तातिया, चतुर अदी मुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। तो बहुत सारे ऐसे शासक थे जो इसमें रानी लक्ष्मीबाई के साथ थे, और अपने अपने तरह से देश की आजादी के लिए, देश को ब्रिटिश शासकों से मुक्त करने के लिए, ब्रिटिश शासकों की इस दमन नीति को समाप्त करने के लिए अपना सहयोग दे रहे थे, तरह तरह के आंदोलन कर रहे थे, तरह तरह की क्रांतियां वो लोग कर रहे थे। तो इस समय पर सन 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। जब 1857 में बैरकपुर में अंग्रेज शासकों के विरुद्ध जब बगावत की थी, जब भगत सिंह, मंगल पांडे, इन सभी को क्या कर दिया गया था? फांसी दे दी गई थी। क्योंकि बहुत सारे एक तरह से जो गांधी जी थे वो हमेशा अहिंसा के बारे में बात करते थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे देश में जो क्रांतिकारी हुए जिन्होंने अलग अलग तरह से अपना योगदान दिया। तो उनमें से मंगल पांडे जो थे, उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। और 10 मई को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। यानी कि उसके ठीक एक महीने बाद जब मंगल पांडे को फांसी दी गई, तो उसके ठीक एक महीने के बाद मेरठ में भारतीय सैनिकों ने, जितने भी भारत के सैनिक थे, उन सभी ने एक तरीके से ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच करने लगे। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। यानी कि दिल्ली पर उन्होंने कब्जा कर लिया। और अंतिम मुगल शासक
बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। यानी कि उस समय पर हमारे देश में जो अंतिम मुगल शासक बचे थे बहादुर शाह जफर, उनको भारत का शासक घोषित कर दिया। यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और वो लड़े और वहां से उन्होंने सीधे दिल्ली कूच किया और दिल्ली में उन्होंने अंग्रेजों को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया और जो मुगल शासकों में से लास्ट जो थे बहादुर शाह जफर, उनको भारत का शासक घोषित कर दिया। और यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया। जैसे जंगल में आग जो होती है वो बहुत जल्दी से पूरे जंगल में फैल जाती है, तो ये विद्रोह भी हमारे देश में बहुत ही जल्दी बहुत दूर दूर तक फैल गया। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। कई महीनों तक जो भारत का उत्तरी और मध्य भारत है वहां पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ वे केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। तो ये बहुत अलग अलग जगह थे जहां पर बहुत सारे विद्रोह हुए, बहुत सारे भीषण युद्ध हुए। जैसे बुंदेलखंड में कानपुर में रानी लक्ष्मीबाई ने किस तरह से लड़ा था। इसके साथ ही देश के अन्य भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए। यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ एक तरह से नई क्रांति आ गई थी। उस समय लोगों के अंदर एक साहस आ गया था कि वो आवाज उठाए अपनी आजादी के प्रति। तो उस विद्रोह के मुख्य नेता, यानी कि जो अलग अलग ये विद्रोह हो रहे थे अलग अलग जगहों पर, इन विद्रोहों के मुख्य नेता थे नाना साहब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्लाह, बहादुर खान और राव तुलाराम। तो ये सारे थे इन सारे विद्रोहों के नेता, जो भी ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग विद्रोह हो रहे थे। तो देखिए आपने रानी लक्ष्मीबाई की जो पूरी कविता है ये पढ़ी होगी, कितना ज्यादा एक तरह से अंग्रेजों के प्रति उनके अंदर विद्रोह भरा हुआ था। अंग्रेजों के लिए उनके मन में एक तरह से क्रोध भरा हुआ था, क्योंकि अंग्रेजों के अत्याचार अब दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे। उनकी दमन नीति दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, जिसके लिए आवाज उठाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। तो इस पर बहुत सारे विद्रोह 1857 में हुए और देश के अलग अलग कोनों में हुए और उनके अलग अलग नेता भी इस तरह हुए। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। जो 1857 की क्रांति थी उसमें वो क्रांति देश को अंग्रेजों से आजाद कराने की दिशा में, यानी कि स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, एक ठोस कदम था कि अगर शायद 1857 की क्रांति ना हुई होती तो क्या पता हमारे देश को आजाद होने में और ज्यादा टाइम लग जाता। तो देखिए उस समय पर बहुत ज्यादा जो है अंग्रेजों की नींव एक तरह से हमारे देश के बहुत सारे जो राजा हुए या बहुत सारे जो ऐसे लोग हुए, क्रांतिकारी लोग हुए, उनके कारण अंग्रेजों की नींव थोड़ा सा हिल गई। और देखिए ये एक बहुत ही अच्छा कदम था, दृढ़ कदम था और आगे चलकर जिसे राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी। जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी, यानी कि इसी के कारण हमारे देश में राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय आंदोलन की नींव पड़ी। यानी कि यहाँ पर से लोगों ने एकजुट होना शुरू किया और एक तरह से पूरे देश ने क्रांति या आंदोलन करने की ठानी। उसकी आधारभूत निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। भारत में सांप्रदायिकता सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में इसी आंदोलन का विशेष महत्व था। सांप्रदायिक सद्भाव यानी कि अलग अलग संप्रदायों का आपस में सद्भाव बढ़ाने का ये बहुत ही अच्छा ये विशेष महत्व इसका पड़ा, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जातियों के, अलग अलग संप्रदायों के लोगों ने साथ मिलकर
एक कदम उठाया अपने देश के प्रति, अपने देश की आजादी के प्रति। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। आप देखिए, उनमें से एक थे वीर कुंवर सिंह, जिनका नाम अलग अलग दृष्टियों से उल्लेखनीय है, अर्थात अलग अलग दृष्टियों से उनका नाम लिया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आपने पढ़ लिया, आपने यहाँ पर नाना साहब के बारे में भी पढ़ लिया, और आपने यहाँ पर जो एक तरह से बेगम हजरत महल के बारे में भी पढ़ लिया। तो और यहाँ पर अब हम पढ़ रहे हैं वीर कुंवर सिंह के बारे में। तो हमने कहा कि 1857 की जो क्रांति थी, आंदोलन था, इसमें वीर कुंवर सिंह का नाम अलग अलग दृष्टियों से उल्लेखनीय है, अर्थात अलग अलग दृष्टियों से लिया जाता है। जैसे कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति, यानी कि उस समय पर उनकी काफी उम्र हो गई थी। सोचिए, अभी हमने उनके जन्म की तिथि बताई थी 1777, 1777, और ये है 1857। तो देखिए अब कितनी उनकी उम्र यहाँ पर हो गई थी। लगभग उनकी जो उम्र थी यहाँ पर काफी ज्यादा थी, वयोवृद्ध वो हो गए थे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो उनकी उम्र यहाँ पर 70 से 75 वर्ष की थी। तो ऐसे व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया, बहुत ही ज्यादा बहादुरी के साथ उन्होंने युद्ध किया। वीर कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती, यानी कि उनके बचपन के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। कुंवर सिंह का जन्म बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में 1782। देखिए अभी हमने यहाँ पर, क्योंकि बिल्कुल क्लियर नहीं है उनके जन्म के बारे में, तो यहाँ पर जो आपको डेट दी गई है वो आपको दी गई है 1782 में हुआ था। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। उनके पिताजी जो थे वो जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, और जब उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा था, बहुत ही ज्यादा एक तरह से उनकी परिवार को बहुत ज्यादा संघर्षों का सामना करना पड़ा, और बहुत सारी पारिवारिक उलझनों के कारण, बहुत सारे पारिवारिक मामलों के कारण वीर कुंवर सिंह के पिताजी बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके, क्योंकि काफी सारी पारिवारिक उलझनें चल रही थी, जिस कारण वीर कुंवर सिंह के पिताजी साहबजादा सिंह उनकी अच्छे से देखभाल नहीं कर सके। जब वो जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर सके, यानी कि जब वो वापस जगदीशपुर लौटे तो उसके बाद ही उन्होंने कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी थे। देखिए कुछ जो गुण होते हैं वो पेरेंट्स से ही बच्चों में आते हैं, ठीक है। तो वीर कुंवर सिंह के जो पिताजी थे वो बहुत ही ज्यादा वीर थे और स्वाभिमानी थे और उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा, और सेम जो गुण थे वो कुंवर सिंह में भी आए, यानी कि कुंवर सिंह भी बहुत ज्यादा वीर थे, स्वाभिमानी थे और एक उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिताजी ने घर पर ही की। जो कुंवर सिंह थे, वीर कुंवर सिंह, उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिताजी ने घर पर ही कर दी थी, और वहीं से उन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी सीखी थी। वहीं से उन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी सीखी, परंतु पढ़ने लिखने से ज्यादा उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती में लगता था। यानी कि पढ़ाई में बहुत ज्यादा उनका मन नहीं लगता था, लेकिन फिर भी उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी, और उसके बाद उनका मन जो लगता था ज्यादातर वो घुड़सवारी करने में, तलवारबाजी करने में, कुश्ती लड़ने में उनका मन था। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली।
यानी कि लगभग 40 वर्ष के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने एक तरह से अपनी रियासत को संभाला जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। और उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम पर था। जब उन्होंने रियासत संभाली तो उस समय पर ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार जो है चरम पर था। ब्रिटिश शासक हमारे देश पर दमन नीति चला रहे थे और एक तरह से वो किसी न किसी तरह से हमारे देश के एक एक राज्य पर अपना अधिकार चाहते थे, एक एक जगह पर वो अपना अधिकार करना चाहते थे। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था, क्योंकि देखिए आप सभी को पता है कि शुरुआत में हमारे देश में जो सबसे पहले सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में आई थी और एक केवल व्यापार के लिए वो हमारे भारत में आई थी। वो भारत में आकर व्यापार करना चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एक से दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरे स्थान पर अपना कब्जा जो है शुरू कर दिया करना। और अब 1827 तक लगभग वो हमारे देश को पूरी तरह से अपने अधीन करने पर लगे हुए थे, अपने अधीन करना चाहते थे किसी भी तरह से, किसी भी हालत में हर एक राज्य पर, हर एक जगह पर वो अपना अधिकार पाना चाहते थे और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। यानी कि उनके अत्याचार अब चरम पर थे और इसीलिए हमारे देश के लोगों में उनके प्रति असंतोष उत्पन्न हो रहा था। यानी कि देखिए, आप किसी को शरण दे रहे हैं, किसी को अपने घर पर जगह दे रहे हैं और आप धीरे धीरे वो क्या कर रहा है, पहले तो आपके पूरे घर पर कब्जा करता है, फिर धीरे धीरे आपको ही टॉर्चर कर रहा है। तो कितने दिन आप ये सब चीजें सहेंगे? बिल्कुल सेम ये सारी चीजें हो रही थी भारत के साथ। कृषि हो गया, उद्योग हो गया, व्यापार हो गया, इन सब का तो बहुत ही बुरा हाल उसने कर दिया था। यानी कि कृषि को भी अपने अधीन करना चाहता था, व्यापार भी अपने अधीन करना चाहता था, वो सारे उद्योग अपने अधीन कर लिए थे और रजवाड़ों के राज दरबार भी धीरे धीरे समाप्त हो रहे थे। बहुत से राजाओं को उसने मार गिराया था, बहुत से राजाओं को एक तरह से रजवाड़े समाप्त कर दिए थे, बहुत से राजाओं का वध कर दिया था, बहुत से राज्य छीन लिए थे। तो एक तरह से अत्याचार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। रजवाड़ों के राज दरबार समाप्त हो रहे थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। यानी कि अगर किसी ऊंची पोस्ट पर बिठाना है, किसी ऊंची पोस्ट पर रखना है, तो वो भारतीयों को नहीं रखते थे, वो वहां पर अंग्रेजों को ही रखते थे अगर किसी ऊंची पोस्ट पर रखना है। तो इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई। यानी कि अब क्या हुआ कि पूरे देश के लोगों के अंदर बहुत भयंकर क्रोध उत्पन्न हुआ, आक्रोश उत्पन्न हुआ, असंतोष उत्पन्न हुआ और इससे उनके विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई। यानी कि पूरे देश में सब लोग उनके खिलाफ संघर्ष करने को जुट गए। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प लिया और उसी समय जो कुंवर सिंह थे उन्होंने संकल्प किया कि वो ब्रिटिश सरकार से जरूर लोहा लेंगे, यानी कि वो उनसे जरूर लड़ेंगे, वो जरूर उन शासकों से इस चीज का बदला लेंगे। तो जगदीशपुर के जंगलों में बांसुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। जो जगदीशपुर जहां पर कुंवर सिंह का जन्म हुआ था, उनके जगदीशपुर के जो जंगल थे वहां पर बाबा बांसुरिया नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। उन्होंने ही कुंवर सिंह के मन में देशभक्ति की भावना और स्वाधीनता, स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न की थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई। यानी कि अलग अलग जगहों पर गए देश के और विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई कि कैसे इस समय पर आप यहाँ से विद्रोह करेंगे,
अगर उनका ध्यान यहाँ होगा तो हम यहाँ से विद्रोह स्टार्ट कर देंगे, यहाँ विद्रोह करेंगे, उनका ध्यान यहाँ होगा तो हम यहाँ से विद्रोह। तो उन्होंने देश के अलग अलग जगहों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई। सक्रिय यानी कि सबको उन्होंने किसी न किसी काम पे लगा दिया और वे 1845 से 1846 तक, यानी कि 1845 से 1846 तक वो काफी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे, यानी कि बिल्कुल गुप्त ढंग से। कभी भी अंग्रेजों को उन्होंने इस बात की भनक नहीं होने दी कि उनकी चीजों का विद्रोह किया जा रहा है और उनके खिलाफ विद्रोह के लिए लोगों को एकजुट किया जा रहा है। तो काफी चीजें उन्होंने यहाँ पर बताई लोगों को, काफी एक तरह से पूरे देश को उन्होंने इसके लिए एक तरह से बहुत ही ज्यादा लोगों के अंदर विद्रोह की भावना बना दी। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। बिहार का जो प्रसिद्ध सोनपुर मेला था उसको उन्होंने अपनी गुप्त बैठकों के लिए एक तरह से गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना कि यहाँ पर हम गुप्त बैठकें करेंगे, क्योंकि यहाँ पे किसी को भी पता नहीं चलेगा। वरना अंग्रेज जो है बहुत ही ज्यादा चालाक थे और वो जहां पर भी ऐसी भनक उनको लगती थी कि ये सब हो रहा है और वो बिल्कुल भी किसी को भी नहीं छोड़ते थे, वो बिल्कुल भी वहीं पर उन्हें मार देते थे। बहुत ही क्रूर थे, बहुत ही अत्याचारी थे। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। जो बिहार के सोनपुर का मेला है उसको एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। यह हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है और इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्रित होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। उन दिनों यहाँ पर लोग आते थे मेले के बहाने बहुत दूर दूर के राज्यों से आते थे, अलग अलग जगहों से आते थे और एकत्रित होकर यहाँ पर वो क्रांति की योजना बनाते थे। क्रांति के लिए वो एक तरह से काम करते थे। 25 जुलाई 1857 की बात है। दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया। जो दानापुर था वहां की एक सैनिक टुकड़ी ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार करके आरा की ओर चल पड़े। वहां से सैनिकों ने सोन नदी पार की और आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह उनका संपर्क पहले से ही था, कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था। इसी मुक्त वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी। क्योंकि अंग्रेज उस समय क्या करते थे, जो भी विद्रोह की आवाज उठाता था, जो भी विद्रोह करता था उसको जेल में डाल देते थे। तो इन्होंने क्या किया, 25 जुलाई 1857 को दानापुर की एक टुकड़ी ने विद्रोह प्रारंभ किया और वहां से सोन नदी पार करके ये आरा की तरफ चल पड़े और कुंवर सिंह से इनका संपर्क पहले से चल रहा था। तो इस मुक्त टुकड़ी के सभी जो बागी सैनिक थे उन्होंने कुंवर सिंह का जयघोष किया और आगे बढ़ते गए और आरा पहुंचकर वहां जो जेल की सलाखें थी वो तोड़ दी और वहां के कैदियों को आजाद कर दिया। जिन्होंने अंग्रेजों ने जिनको जबरदस्ती कैद में डाला था उन सलाखों को तोड़ दिया और सभी कैदियों को आजाद कर दिया। 27 जुलाई यानी कि 2 दिन बाद ही 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की, यानी कि वहां से अंग्रेजों को खदेड़ दिया और आरा पर विजय प्राप्त की।
सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी और जितने भी हिंदुस्तानी सिपाही थे उन्होंने उन्हें फौजी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, क्योंकि उस समय उनकी आयु लगभग 70 वर्ष थी, तो यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे परंतु वह बूढ़ा शूरवीर, क्योंकि उस समय वो बूढ़े हो गए थे लेकिन फिर भी वो बूढ़ा शूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, क्योंकि वहां पर कुंवर सिंह ने विजय प्राप्त की। वहां पर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को खदेड़ दिया और आरा पर विजय प्राप्त कर ली। अब दानापुर और आरा की इसी लड़ाई में, जो दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला अब बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई, अब बिहार तक फैल गई। लेकिन देसी सैनिकों में अनुशासन की कमी थी, जो देसी सैनिक थे उनमें अनुशासन की कमी थी। स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग था। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिससे कि ये जो एक तरह से बहुत सारी जो एक परेशानियां आई वो इन सभी रीजनों के कारण ही थी कि जो आपस में जो देसी सैनिक थे, यानी कि आप देखिए वो प्रॉपरली ट्रेंड तो नहीं थे, तो उनमें एक अनुशासन की कमी थी। और दूसरा था कि स्थानीय जमींदारों का, जो स्थानीय जमींदार थे वो अंग्रेजों से मिले हुए रहते थे, क्योंकि उनको अपनी देश की जनता से नहीं, अपने ऐशो आराम से और अपनी इज्जत से, अपने रहन सहन से, अपने खाने पीने की चीजों से प्रेम था। उन्हें अपने देश की जनता से, अपने देश के लोगों से कोई मतलब नहीं था, वो अंग्रेजों से मिले रहते थे। तो और दूसरा आधुनिकतम शस्त्रों की कमी, और जिस तरह से अंग्रेजों के पास आधुनिकतम शस्त्र थे तो ऐसे शस्त्र उनके पास बिल्कुल भी नहीं थे। जगदीशपुर का पतन रोका ना जा सका और धीरे धीरे जगदीशपुर का पतन हो गया, क्योंकि ये सारे रीजन थे। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई। अब 13 अगस्त 1857 को जगदीशपुर की सेना जगदीशपुर में जो कुंवर सिंह की सेना थी वो अंग्रेजों से परास्त हो गई। किंतु इससे भी कुंवर सिंह का आत्मबल नहीं टूटा। अपनी सेना के परास्त होने से, जगदीशपुर के एक तरह से पतन से भी कुंवर सिंह का जो आत्मबल था वो नहीं टूटा और वे भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए। यानी कि उन्होंने आज को नहीं देखा, उन्होंने कहा मुझे अपना आज नहीं देखना है कि मेरा आज का जो जमींदारी है वो चली गई, मेरा राज्य चला गया, मुझे अपने पूरे देश के बारे में सोचना है। तो वो भावी संग्राम के लिए तत्पर हो गए। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह ने सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर और लखनऊ तक गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। तो देखिए उन्होंने अपने राज्य के जाने के बाद अपने देश के लिए उन्होंने आंदोलन प्रारंभ कर दिया और उन्होंने आजादी की इस आग को बराबर जलाए रखा। यानी कि लोगों के अंदर आजादी के लिए एक जो लॉ है, आजादी के लिए एक जो उनके लोगों के अंदर चाह है, उसको हमेशा और हमेशा बनाए रखा। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई थी। यानी कि अब उनकी वीरता की जो कीर्ति थी, क्योंकि वो पूरे जितने भी उत्तर भारत के जितने भी राज्य थे सब जगह वो घूम गए थे और उनकी वीरता की बातें अब पूरे उत्तर भारत में फैल गई थी। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए। अब अंग्रेजों को लगा कि अरे यार ये क्या हो गया। कुंवर सिंह को उन्होंने उनके राज्य को हड़प लिया, उन्हें परास्त कर दिया, फिर भी उनकी ये विजय यात्रा लगातार बढ़ रही है। तो इससे अंग्रेजों के होश उड़ गए। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। उनकी यह आजादी की यात्रा आगे बढ़ती रही। लोग शामिल होते गए, क्योंकि जिस जिस राज्य में वो जा रहे थे वहां के राजा, वहां के सैनिक
सब कुंवर सिंह के पक्ष में होते जा रहे थे। और ये आजादी की यात्रा जो है धीरे धीरे इसी तरह आगे बढ़ती गई और इस पर लोग शामिल होते गए और इन सब की अगुवाई में वे लड़ते रहे। इन सब की अगुवाई में कुंवर सिंह लड़ते रहे। इसी प्रकार वे ग्वालियर गए, जबलपुर गए। इन सभी के सैनिकों के सहयोग से एक सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वो लखनऊ पहुंचे, क्योंकि लखनऊ में उस समय पर शांति नहीं थी। उन्होंने क्या बताया था कि लखनऊ में उस समय पर शांति नहीं थी, तो लास्ट में उन्होंने इतने सारे सबको इकट्ठा किया और उसके बाद वे लखनऊ पहुंच गए। आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था इलाहाबाद और बनारस पर आक्रमण करके शत्रुओं को परास्त करना। वे आजमगढ़ क्यों जाना चाहते थे? वे आजमगढ़ जाना चाहते थे ताकि वे इलाहाबाद और बनारस पर आक्रमण करें और शत्रुओं को पराजित करें। अंततः जगदीश पर भी अधिकार करना और फिर से वो जगदीशपुर पर अधिकार करना चाहते थे, अपने राज्य पर अधिकार करना चाहते थे। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ और उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। फिर से उन्होंने क्या किया? दोनों अंग्रेजों की और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ और 22 मार्च 1858 को उन्होंने आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया और कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को फिर से हरा दिया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। यानी कि उन्होंने फिर से अपने राज्य को अंग्रेजों से छीन लिया, जो अंग्रेजों ने उनसे जीत लिया था, उनके सैनिकों को हराकर। तो इस तरह से आजमगढ़ जाने के बाद उन्होंने फिर वहां पर अंग्रेज सेना को परास्त किया। फिर 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए वो फिर से जगदीशपुर पहुंच गए। लेकिन किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत दिनों तक विजय का आनंद लेने का सौभाग्य नहीं मिला, क्योंकि अब देखिए 70 से 75 वर्ष की इनकी आयु हो चुकी थी और इतना ज्यादा इस उम्र में इतना ज्यादा एक तरह से बहुत ज्यादा मेंटली प्रेशर, यानी कि अपने देश की आजादी के लिए इतना ज्यादा सोचना, इतनी ज्यादा लड़ाइयां लड़ना, ये बहुत ही गंभीर बात है। तो फिर बहुत दिनों तक उन्हें इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य नहीं मिला और इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक, जो कि अंग्रेजों का झंडा था, उतार कर वहां पर अपना झंडा फहरा दिया। और इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा लेकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया। यानी कि जब उन्होंने फिर से जगदीशपुर पर अपना झंडा फहराया और अंग्रेजों का झंडा उतार कर, तो उसी के 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को ये वीर संसार से सदा के लिए विदा हो गया। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह की युद्ध कला में पूरी तरह से कुशल थे। जो कुंवर सिंह थे वो युद्ध कला में बहुत ही कुशल थे, बहुत ही निपुण थे, बहुत अच्छे से युद्ध कला जानते थे। बहुत सारे अलग अलग तरह की उन्हें युद्ध कलाएं आती थी, जैसे कि छापा मार युद्ध कला में उन्हें महारत हासिल थी। छापामार युद्ध कला में उन्हें महारत हासिल थी। वीर कुंवर सिंह के रण कौशल को अंग्रेजी सेना नायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। यानी कि जिस तरह से उनका रण कौशल था, जिस तरह से उनकी युद्ध कला थी, उसको समझने में जो अंग्रेजी सैनिक थे वो असमर्थ थे। यानी कि उनको समझ नहीं आती थी उनकी युद्ध कला। तो दुश्मन इनके सामने या तो भाग जाते थे या फिर उन्हें मरना पड़ता था। यानी कि बहुत ही
एक तरह से युद्ध की स्ट्रेटजी जो इनकी थी बहुत ही खतरनाक थी, बहुत ही अलग तरह से ये युद्ध करते थे। तो अगर दुश्मन इनके सामने युद्ध में अगर खड़ा है, या तो वो इन्हें देखकर भाग जाएगा या फिर वो इनके द्वारा कट मर जाएगा। तो देखिए काफी कुछ हमने इस चैप्टर में पढ़ा यहाँ पर वीर कुंवर सिंह के बारे में, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत पसंद आया होगा। और इस पाठ का शेष भाग हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।